हेलो एवरीवन, आज डेट है 5 दिसंबर 2022 और द हिंदू न्यूज एनालिसिस में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम द हिंदू की इंपोर्टेंट न्यूज को एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी का लिंक दिया हुआ है। आप टेलीग्राम चैनल वोल्केनो आईएएस अकेडमी के साथ में जुड़ सकते हैं। वहां पर हर एग्जाम मीन्स यूपीएससी, स्टेट पीसीएस एंड अदर एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के साथ में शेयर की जाती है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करेंगे एक ज्योग्राफिकल मैप क्वेश्चन के साथ में। और आज आपका क्वेश्चन ये है कि अमरनाथ को आपको मैप में व्यू करना है, फिर इससे रिलेटेड हर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को एंड इन्फॉर्मेशन को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। कल हमने आपसे क्वेश्चन पूछा था ओ वैली को लेकर के, तो ओ वैली को अगर हम मैप में व्यू करें तो हमारे इंडिया के सदर्न पार्ट में 3 स्टेट तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका के यूनियन प्लेस के रूप में रोल प्ले करती है ओ वैली। ये जो ओ वैली है ये एक शॉर्टर नेम है जेम्स आउटरलोनी के लिए, जिन्होंने यहाँ पर टी प्लांटेशन स्टार्ट किया था। टी एक मेन क्रॉप के रूप में यहाँ पर कल्टीवेटेड की जाती है। ये जो ओ वैली है वो मुदुमलाई नेशनल पार्क एंड न्यू अम्ब्रम्बलम रिजर्व फॉरेस्ट के बीच में लोकेटेड है। कुछ टाइम पहले यहाँ पर कुछ लोगों की डेथ देखी गई, जिसकी वजह से ओ वैली न्यूज में बनी हुई थी। तो इसकी जो लोकेशन है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। द हिंदू को अगर हम डिस्कस करें तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज है द हिंदू के फ्रंट पेज पर, और ईरान जो कंट्री है उसको लेकर के न्यूज़ है। लास्ट 2 मंथ से ईरान में जो मोरलिटी पुलिस के खिलाफ में जो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, तो उसको लेकर के वहाँ के जो अटर्नी जनरल है ईरान कंट्री के, उन्होंने इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट दिया है कि ये जो मोरलिटी पुलिस है इसका वहाँ की जुडिशरी से कोई लेना देना नहीं है, तो इसको बंद किया जा सकता है। ओके, अब ये मोरलिटी पुलिस क्यों है, क्या है और क्यों इसके खिलाफ में प्रोटेस्ट देखने को मिल रहा है, तो बेसिक फैक्ट आप सभी को पता होगा कि 2 मंथ पहले जो है महसा अमीनी नाम की एक वीमेन, उसकी डेथ हो गई और उसका बेसिक रीजन ये था कि उन्होंने हिजाब कैरी नहीं किया हुआ था। ओके, अब मोरलिटी पुलिस की बात कर लेते हैं। तो मोरलिटी पुलिस जो है वो एक तरीके का प्रोसीजर है, एक इम्प्लीमेंटेशन है कि वहाँ का जो ट्रेडिशन है, वहाँ के रूल्स एंड रेगुलेशन जो है, स्पेसिफिक रिलीजन से रिलेटेड जो भी ट्रेडिशन है उनको सभी जो पॉपुलेशन है वो फॉलो करे। एक तरीके से ओवरव्यू करने का काम करती है ये मोरलिटी पुलिस। और इसके बेसिस पर बहुत बार हम देख रहे हैं ना कि मोरलिटी पुलिस का बेसिक काम क्या होता है कि जो भी ट्रेडिशन होती है उसका इम्प्लीमेंटेशन करे। लेकिन इसकी आड़ में बहुत बार ये देखने को मिलता है कि बहुत सारी जो गलत चीजें हैं वो भी यहाँ पर प्रमोट की जाती हैं। ओके, अब ये जो मोरलिटी पुलिस का जो सिस्टम है ऐसा नहीं है कि सिर्फ ईरान कंट्री में है, इसके अलावा और भी कंट्री हैं जहां पर भी इस तरीके का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है, जैसे कि सूडान, सऊदी अरेबिया, मलेशिया। ये कंट्री ऐसे हैं यहाँ पर भी इस तरीके का प्रोसीजर है कि एक ऐसा पुलिसिंग सिस्टम होता है जो सिर्फ रिचुअल्स को, ट्रेडिशन को, इनको इम्प्लीमेंटेशन करवाने का ही काम करता है। ओके, तो ये मोरलिटी पुलिस से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं और आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रंट पेज पर ही, और यहाँ पर जर्मन मिनिस्टर जो है वो इंडिया की विजिट पर है और वो चाहते हैं, बेसिक प्रॉब्लम ये है कि रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हुआ उसके बाद में जो वेस्टर्न कंट्रीज है, G7 कंट्रीज है, यूरोपियन यूनियन है, उन्होंने एक जो क्रूड ऑयल है उसको लेकर के एक प्राइस कैप डिसाइड करने की कोशिश की, क्योंकि रशिया यूक्रेन वॉर की वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइस जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे थे और रशिया जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट करता है, तो इसका बेनिफिट देखने को मिल रहा था। और वेस्टर्न कंट्रीज़ को ये लगता है कि अगर ज़्यादा मनी आएगा तो ज़्यादा इन्वेस्ट किया जाएगा वॉर में, तो एक तरीके से रिस्ट्रिक्शन लगाने के लिए उन्होंने एक प्राइस कैप डिसाइड की कि 60 पर बैरल डॉलर जो है वो प्राइस डिसाइड किया जाए। और अगर हम रशिया यूक्रेन के बाद में वॉर के बाद में बात करें तो इंडिया जो है वो सबसे ज़्यादा, मतलब इंडिया में सबसे ज़्यादा ऑयल का सप्लाई किया जा रहा है रशिया से। 20 फोल्ड इंक्रीज इन इम्पोर्ट्स इन द पास्ट 10 मंथ। लास्ट 10 मंथ में अगर हम बात करें तो 20 गुना हमारे यहाँ पर आयात जो है वो बढ़ गया है रशियन तेल का। ओके, तो यहाँ पर इंडिया के साथ में डिस्कशन कि अगर इंडिया चाहे तो वेस्टर्न कंट्रीज जो रिस्ट्रिक्शन लगाना चाह रही है रशिया के ऊपर उसको इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। तो इसी के बेसिस पर, इन्हीं पॉइंट्स के बेसिस पर जो है वो डिस्कशन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है एडिटोरियल पेज पर,
और यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। जो फर्स्ट है वो जीएसटी कलेक्शन के बारे में यहाँ पर बताया हुआ है कि जीएसटी कलेक्शन का जो एक इंक्रीज देखने को मिला है, इसके बेसिस पर आप ये अज्यूम कर सकते हो कि हमारे इंडिया में जो कंज्यूमर हैं वो स्पेंड कर रहे हैं। ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। यहाँ पर जो सोइल है उसकी फर्टिलिटी के बारे में, सोइल की हेल्थ के बारे में जो आर्टिकल है उसके बारे में बताया गया है। राइटर जो है उन्होंने बताया है, क्योंकि आज 5 दिसंबर है और 5 दिसंबर को वर्ल्ड सोइल डे सेलिब्रेट किया जाता है। और इस बार के वर्ल्ड सोइल डे की जो थीम है वो ये है कि सोइल्स वेयर फूड बिगिंस। तो राइटर जो है उन्होंने भी इसी थीम के ऊपर फोकस किया है कि सोइल जो है उससे हमारा जो फूड है वो जनरेट होता है, और वो फूड जो है वो ही पॉपुलेशन के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर सोइल की हेल्थ अच्छी रही तो हम एक तरीके से मैनेज कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो आर्टिकल रिलेटेड है आपके जीएस पेपर 3 से रिलेटेड है और जीएस पेपर 1 से भी। देखो बहुत सारे पॉइंट ऐसे हैं यूपीएससी में जो आपको अलग अलग पेपर में वेरी कर जाएंगे। बहुत बार आपको ऐसे देखने को मिलेगा कि क्वेश्चन जो है वो जीएस पेपर 1 में भी आ रहे हैं और जीएस पेपर 3 में भी उनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ओके, तो आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ज्योग्राफी के परस्पेक्टिव से जो आर्टिकल है वो जीएस पेपर 3 से भी रिलेटेड हो जाते हैं, और जीएस पेपर 1 में ज्योग्राफी स्टैटिक पार्ट आता है, तो एक तरीके से करंट अफेयर से रिलेट करके क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो राइटर ने यहाँ पर जो जो इंपॉर्टेंट बात बताई है उन सभी के बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। राइटर ने सबसे पहले बोला है कि हमारे सर्वाइवल के लिए हेल्दी सोइल जो है वो बहुत ज़्यादा एसेंशियल है, क्योंकि जो सोइल है वो प्लांट की ग्रोथ को, प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रोथ करे इसको सपोर्ट करती है, साथ ही साथ में जो न्यूट्रिशन है उसको एनहेंस करती है, और जो वाटर है ग्राउंड वाटर लेवल जो है उसको मेंटेन करने में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। एक इम्पोर्टेंट फैक्ट ये है कि हमारी अर्थ पर अगर हम बात करें तो सोइल जो है वो प्लानेट का जो क्लाइमेट है उसको मेंटेन, उसको रेगुलेट करने में भी काम करती है, साथ ही साथ में कार्बन को स्टोर करने में अपना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और ओशन के बाद में सेकेंड लार्जेस्ट कार्बन सिंक जो है वो देखने को मिलता है सोइल में। ओके, तो सोइल हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारे फूड के पर्सपेक्टिव से भी और क्लाइमेट के पर्सपेक्टिव से भी। तो ये बात बताई गई है इस बार के वर्ल्ड सोइल डे के बारे में। अब हम डिस्कस करेंगे कि डिग्रेडेशन क्यों हो रहा है और उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिलते हैं। तो प्रेजेंट टाइम में अगर हम बात करें तो न्यूट्रिएंट लॉस एंड पोल्यूशन जो है वो सबसे ज़्यादा सोइल को थ्रेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से जो न्यूट्रिशन सॉइल में वो कम होता जा रहा है, और इसकी वजह से ग्लोबली लेवल पर फूड सिक्योरिटी जो है वो काफ़ी ज़्यादा देखने को मिलेगी, मतलब फूड इशू जो है वो सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगी। ओके, देखो यहाँ पर बताया गया है कि सोइल डिग्रेडेशन जो है उसमें अगर हम मेन पॉइंट की बात करें तो इसमें है इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़, माइनिंग, वेस्ट ट्रीटमेंट, एग्रीकल्चर, फॉसिल फ्यूल एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग एंड ट्रांसपोर्ट एमिशन, इसकी वजह से सबसे ज़्यादा इशू देखने को मिलता है। ओके, और सोइल में जो न्यूट्रिशन की सबसे ज़्यादा रेंज गिर रही है, मतलब सोइल में न्यूट्रिशन जो है वो कम हो रहा है, उसका बेसिक रीजन है सोइल इरोजन, रन ऑफ, लीचिंग एंड द बर्निंग ऑफ क्रॉप रेसिड्यू, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा सोइल में इशू देखने को मिल रहे हैं। अब देखो यहाँ पर बताया गया है कि जो सोइल डिग्रेडेशन है वो एक एरिया से दूसरे एरिया में काफ़ी ज़्यादा अलग होता है। Okay, soil degradation in some form or other affects around 29% of India's total land area. मतलब सोइल डिग्रेडेशन की वजह से जो पूरा लैंड एरिया है उसका 29% जो है एरिया इफेक्ट हो रहा है, और इसकी वजह से एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी जो है उसको इश्यू देखने को मिलता है। इन सिटू बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन इफेक्ट होता है, वाटर क्वालिटी इफेक्ट होती है, सोशियो इकोनॉमिक वेलबींग ऑफ लैंड डिपेंडेंट कम्युनिटीज़, मतलब जो लोग सोइल के ऊपर ही अपनी आजीविका के लिए, लाइवलीहुड के लिए डिपेंड करते हैं, उनकी लाइफ भी इससे इफेक्ट होती है। 3.7 मिलियन हेक्टेयर एरिया जो है वो न्यूट्रिएंट लॉस, मतलब इतना एरिया ऐसा है जहां पर सोइल में न्यूट्रिएंट लॉस देखने को मिलता है। सोइल में ऑर्गेनिक मैटर जो है उसका डिप्लीशन देखने को मिलता है, और इसका बेसिक रीजन क्या है कि हम फर्टिलाइजर्स का बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। आप सिंपल इस तरीके से समझिए कि पोल्यूशन की वजह से सोइल डिग्रेड हो रही है, जो माइनिंग इंडस्ट्रीज जो एक्टिविटीज़ हैं उसकी वजह से सोइल डिग्रेड हो रही है, और इसके अलावा जो फर्टिलाइजर्स का जो और ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है उसकी वजह से भी प्रॉब्लम जो है वो बढ़ती जा रही है। फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इन सभी की वजह से प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज हो रही है।
अब इंडिया ने कौन कौन सी कंजर्वेशन स्ट्रेटजी फॉलो की है, तो यहाँ पर देखो हमारी गवर्नमेंट ने जो पहले जो है वो लोगों को पता ही नहीं था कि सोइल का भी एक हेल्थ होता है और उसको मेंटेन करना चाहिए। तो लोग अपने बेसिस पर जो है वो एक्सेसिव फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स का यूज़ करते थे। तो 2015 में सोइल हेल्थ कार्ड एक स्कीम गवर्नमेंट लेके आई, जिसके बेसिस पर सोइल की हेल्थ जो है उसका जो करंट स्टेटस है उसकी जानकारी हासिल की गई और फिर उसी सोइल के अकॉर्डिंग जो है उसमें फर्टिलाइजर्स का और इन सभी पॉइंट्स का यूज़ किया गया। इसके अलावा अगर हम बात करें तो अदर इम्पोर्टेंट इनिशिएटिव है प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें सॉइल इरोजन को रीजनरेशन ऑफ नेचुरल वेजिटेशन, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, रिचार्जिंग ऑफ द ग्राउंड वाटर टेबल, इन सभी के ऊपर फोकस किया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें ट्रेडिशनल जो हमारे मतलब ट्रेडिशनल जो प्रैक्टिस फॉलो की जाती है एग्रीकल्चर के लिए, जैसे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग, इन सभी को यहाँ पर प्रमोट किया जाता है, नेचुरल फार्मिंग, इन सभी को, ताकि केमिकल का पेस्टिसाइड्स जो है इन सभी का बहुत कम यूज किया जा सके। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट जो है उन्होंने हमारे इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसके साथ में मिल करके सोइल कंजर्वेशन टुवार्ड्स फोस्ट्री सस्टेनेबल एग्री फूड सिस्टम्स, इन सभी के लिए जो है उन्होंने अपने एफर्ट्स जो हैं वो स्टार्ट किए हैं। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो नेशनल रेनफेड एरिया अथॉरिटी एंड द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन सभी के साथ में मिलकर के जो भी डाटा एनालिटिक्स है उन सभी का यूज़ करके जो भी वनरेबल फार्मर्स हैं उनको हेल्प पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं। मतलब गवर्नमेंट के बहुत सारे इनिशिएटिव हैं और ये आपको पता होना चाहिए कि सोइल के मैनेजमेंट के लिए हमारी गवर्नमेंट ने क्या क्या काम किया है। तो यहाँ पर बताया गया है कि बहुत सारे स्टेट्स के साथ में मिलकर के फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो काम कर रहा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट जो है वो दीनदयाल अंत्योदय योजना, नेशनल रूरल और लाइवलीहुड मिशन, इन सभी के साथ में जो कम्युनिटी रिसोर्स पर्सन है, मतलब जो लोग हैं कुछ स्पेसिफिक कम्युनिटी से मिलते हैं, कम्युनिटी से रिलेटेड हैं, उनको फार्मिंग से रिलेटेड जो लाइवलीहुड है उसमें सपोर्ट करने में ये काम कर रहे हैं। मतलब फार्मिंग से रिलेटेड प्रोसीजर को अगर फॉलो करते हैं तो उनकी लाइवलीहुड को इंक्रीज करने के लिए काम किया जा रहा है। FAO जो है वो 8 टारगेट स्टेट मध्य प्रदेश, मिजोरम, उड़ीसा, राजस्थान, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, हरियाणा एंड पंजाब, वहाँ पर क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन एंड लैंडस्केप लेवल प्लानिंग, इनके लिए काम कर रहा है। आंध्र प्रदेश में FAO जो है वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट के साथ में पार्टनरशिप करके, साथ में ICAR इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के साथ में मिलकर के फार्मर्स में जो सस्टेनेबल प्रोसीजर है, मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग जो है उन अप्रोचेस को लाने की कोशिश कर रहा है। तो ये प्रोसीजर है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनके बेसिस पर जो डिग्रेडेड सोइल है उनको हम रेगुलर कर सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर ये बताया गया है कि हम एक अवेयरनेस क्रिएट करें, लोगों में एक बेसिक जो क्लैरिफिकेशन है वो होना चाहिए कि ये प्रॉब्लम है और इस तरीके से इसका सॉल्यूशन देखने को मिल सकता है, तभी जाकर के हम सोइल को सेव कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है टेक्स्ट पेज पर, और यहाँ पर जो आर्टिकल है देखो 21 नवंबर को चाइना ने इंडियन ओशियन के अकॉर्डिंग इंडियन ओशियन में डोमिनेंस इंक्रीज करने के लिए, या यहाँ पर अगर हम बात करें तो इंडियन ओशियन में चाइना का काफ़ी ज़्यादा ट्रेड जो है वो एक तरीके से इसकी वे इंडियन ओशन के थ्रू जो है वो पास होता है। तो इसी के बेसिस पर चाइना की जो टॉप डेवलपमेंट एजेंसी है, टॉप डेवलपमेंट एड एजेंसी जो है, उन्होंने चाइना इंडियन ओशियन रीजन फोरम जो है उसको कन्वीन किया वहाँ की साउथ वेस्टर्न सिटी कनिंग में। ओके, और यहाँ पर स्पेसिफिक ये जो एक तरीके से ये जो स्ट्रेटजी या ये जो भी फोरम जो है वो ऑर्गेनाइज की गई इंडियन ओशियन को टारगेट करते हुए, इसमें मेन फोकस ये है कि इंडियन ओशियन रीजन में जो इकोनॉमिक स्ट्रेटजी है उसको और ज़्यादा इंक्रीज करने के लिए चाइना कैसा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि कौन कौन सी कंट्री जो है उन्होंने पार्टिसिपेट किया। पहले चाइना की जो ये कंपनी है या ये जो एड एजेंसी है, चाइना इंटरनेशनल डेवलपमेंट कोऑपरेशन एजेंसी, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। तो ये चाइना की न्यू डेवलपमेंट एजेंसी है
और प्रेजेंट टाइम में वहाँ के जो वाइस फॉरेन मिनिस्टर जो हैं वो इसको हेड कर रहे हैं। और पहली इस तरीके की चाइना की कोई हाई लेवल ऑफिशियल डेवलपमेंट कोऑपरेशन है जो एक तरीके से इंडियन ओशन रीजन के ऊपर फोकस करते हुए जो है वो काम करेगी। अब यहाँ पर 19 जो कंट्रीज़ हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया। इसमें अगर हम फोकस करें तो इंडिया ने यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया। इसके अलावा ऑस्ट्रेलिया और मालदीव जो है उन्होंने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट नहीं किया और उनका एक तरीके से स्टेटमेंट भी यहाँ पर देखने को मिला है। देखो ऑस्ट्रेलिया जो है वो क्वेड ग्रुप के साथ में है और क्वेड ग्रुप जो है वो तो पहले से ही फोकस कर रहा है ओपन, फ्री एंड ईजीली एक्सेसिबल फॉर ऑल कंट्रीज इंडियन ओशन रीजन। ओके, मेन पॉइंट तो ये है। यहाँ पर इंडिया ने जो अपना बेसिक पॉइंट ये रखा है कि प्रेजेंट टाइम में चाइना की जो स्ट्रेटजी है, जैसे अभी कुछ टाइम पहले हम देखें कि श्रीलंका के हम्बनटोटा पोर्ट पर जो वहाँ की एक वेसल आई और युआन 5 जो है उसकी वजह से इंडिया ने काफ़ी अपने इंपॉर्टेंट पॉइंट रखे थे कि दूसरे कंट्री की जो एक तरीके से इंटेलिजेंस पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा एक इशू प्रॉब्लमेटिक इशू क्रिएट करने वाली ये वेसल का यहाँ पर एस्टेब्लिशमेंट है। तो इसको लेकर के इंडिया ने काफ़ी ज़्यादा अपोज भी किया था, लेकिन चाइना जो है उन्होंने अपने एक रेगुलर प्रोसीजर के बेसिस पर इसको यहाँ पर एस्टेब्लिश किया। साथ ही साथ जो है वो चाइना जो है उन्होंने सबसे पहले जिबूती को टारगेट करते हुए जो हॉर्न ऑफ अफ्रीका का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है वहाँ पर अपना आर्मी बेस स्टार्ट किया। उसके बाद में टाइम टू टाइम जो है वो इंडियन ओशन रीजन में अपनी वेसल, अपनी शिप, इन सभी का जो प्रोसीजर है वो स्टार्ट कर दिया। तो इसी के बेसिस पर जो इंडिया है वो चाहता है कि इस तरीके का जो भी इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट रहे या फिर इम्पोर्टेंट इस तरीके का कोई फोरम ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिले उसमें किसी एक कंट्री का डोमिनेंस ना हो, नहीं तो फिर उसी के अकॉर्डिंग जो है वो स्ट्रेटजी बनती है और इम्प्लीमेंट होती हैं। सभी कंट्री जो है वो इक्वल लेवल पे हों और सभी अपनी अपनी पॉइंट रख सकें। नेक्स्ट यहाँ पर जो है तो इसी वीक जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ई रूपी को इंट्रोड्यूस करेगा। अब ई रूपी को जो इंट्रोड्यूस किया जाएगा, जो हमारी आरबीआई है उनका ये मानना है कि डिजिटल रूपी जब आएगा तो इससे ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारी करेंसी है वो ज़्यादा से ज़्यादा अट्रैक्टिव बनेगी, जैसे कि क्रिप्टो करेंसी से अगर हम कंपैरिजन करें तो। लेकिन क्रिटिक्स का ये बोलना है कि अगर डिजिटल करेंसी आएगी तो पावर दी जाएगी हमारे सेंट्रल बैंक्स को, जो डिजिटल करेंसी को एक तरीके से रेगुलेट करेंगे और इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है उनको रेगुलेट करेंगे, जिसकी वजह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ है इसमें एक इशू, इसमें एक हर्डल जो है वो क्रिएट हो सकती है। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल है तो यहाँ पर अफगानिस्तान में जो तालिबान अभी प्रेजेंट टाइम में रूल कर रहा है उन्होंने अपनी तरफ से ओपन क्लेरिफिकेशन किया है कि हम चाहते हैं कि इंडिया हमारे यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर सकता है। देखो 2001 में जब तालिबान यहाँ से रिमूव हुआ तो लगभग 20 साल, 2021 में फिर से तालिबान ने यहाँ पर रूल स्टार्ट किया, तो तब तक इस प्रोसीजर में इस टाइम के बीच में अगर हम बात करें तो लगभग 20 साल के बीच में इंडिया ने यहाँ पर $3 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया था अफगानिस्तान कंट्री में। अब जैसे ही तालिबान वहाँ पर आया तो जो भी हमारी इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स, डैम, रोड, हॉस्पिटल जो भी हमने वहाँ पर इन्वेस्ट किए थे उन सभी को लेकर के इंडिया को कंसर्न भी था कि हो सकता है कि जो हमने यहाँ पर डेवलपमेंट किया है अफगानिस्तान के साथ में, जो अपने रिलेशन मेंटेन करने की जो हमने कोशिश की है, उन प्रोजेक्ट्स को यहाँ पर नुकसान हो। तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है कि कौन कौन से प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया ने एस्टेब्लिश किए हैं वहाँ पर, उन सभी के कुछ बेसिक बातें आपको पता होनी चाहिए। तो देखो 2011 में इंडिया और अफगानिस्तान जो है उन्होंने अपने रिलेशन को री एस्टेब्लिश करने की कोशिश स्टार्ट की थी एक एग्रीमेंट के थ्रू, जिसको बोला जाता है इंडिया अफगानिस्तान स्ट्रेटजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। और इसमें इन बेसिक पॉइंट के ऊपर रिकमिट किया था कि इंडिया अफगानिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर, इंस्टीट्यूशन जैसे कि एजुकेशन, टेक्निकल असिस्टेंस, इन सभी को एस्टेब्लिश करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, सेकेंड अगर हम बात करें तो इंडिया ने वहाँ पर सलमा डैम जो है उसको भी एस्टेब्लिश किया। सलमा डैम जिसको अफगान इंडिया फ्रेंडशिप डैम के नाम से भी जाना जाता है। ये 42 मेगावाट का एक हेरात प्रोविंस जो है वहाँ पर है, 42 मेगावाट का सलमा डैम है और हाइड्रो पावर और इरिगेशन के लिए इस प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया गया था। इसके बाद में अगर हम बात करें तो जारांज डेलाराम
हाईवे जो है इसको यहाँ पर बनाया गया बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। तो जब हम बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन को जब हम डिस्कस करते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे बॉर्डर एरियाज में और जो हमारे रीजनल कंट्रीज में उनमें काम करती है बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन स्पेसिफिक रोड कंस्ट्रक्शन के काम के लिए। तो ये जो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन है इन्होंने ये 218 किलोमीटर लॉन्ग ये हाईवे का फॉर्मेशन किया था, जारांस डिलाराम हाईवे। ओके, नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो नेक्स्ट यहाँ पर उन्होंने इंडिया ने जो है वहाँ की पार्लियामेंट को बनाने में इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। ओके, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो स्टोर प्लेस है उसको बनाने की वहाँ पर इंडिया ने अपनी तरफ से इम्प्लीमेंटेशन किया, मतलब अपनी तरफ से एक तरीके से यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया इंडियन सेक्टर में। इसके अलावा आगा खां हेरिटेज प्रोजेक्ट जो है उसमें इंडिया ने $1 मिलियन जो है उसका असिस्टेंट प्रोवाइड की, ताकि हमारे जो रिलेशन है वो हेरिटेज के बेसिस पर और हिस्ट्री के बेसिस पर भी अच्छे मैच्योर हो पाए। तो ये सारे बेसिक पॉइंट हैं जिसमें इंडिया ने हमेशा से अपनी तरफ से सपोर्ट करने की कोशिश की है। साथ ही साथ में वहाँ पर बहुत सारे स्कूल, बहुत सारे हॉस्पिटल्स, इन सभी का फॉर्मेशन भी इंडिया ने किया है। तो इसी के बेसिस पर जो है वो तालिबान भी चाहता है कि अभी प्रेजेंट टाइम में भी तालिबान जो वहाँ पर गवर्न करना है उस टाइम में भी अफगानिस्तान में इंडिया जो है वो डैम, ट्रेड, जो स्कूल, हॉस्पिटल्स, इन सभी में इन्वेस्ट करे और जो भी उनके प्रोजेक्ट्स है, जो भी उनकी पहले की बिल्डिंग्स है, उन सभी को तालिबान के थ्रू सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाएगी। ओके, तो नेक्स्ट आर्टिकल है, 1 सेकेंड। हाँ, देखो यहाँ पर बीएसएफ का रेजिंग डे जो है उसको सेलिब्रेट करने के लिए यहाँ पर काम किया जा रहा है, मतलब एक तरीके से प्रैक्टिस यहाँ पर की जा रही है। ओके, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स मोटर बाइक टीम डिप्लेइंग दियर एक्रोबेटिक स्टिक ड्यूरिंग द 58th बीएसएफ रेजिंग डे परेड इन अमृतसर में सेलिब्रेट किया गया उनका रेजिंग डे। तो बीएसएफ की अगर हम बात करें तो 1965 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद में इसको बनाया गया था और इंडिया की 7 जो सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स है जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आती हैं उनमें से एक है बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स इंडिया और पाकिस्तान और इंडिया और बांग्लादेश की जो बॉर्डर है उसको सिक्योर करती है। साथ ही साथ में टाइम टू टाइम यूनाइटेड नेशन की जो पीस कीपिंग मिशन है उनमें भी अपने पर्सनल को सेंड करती है। ये जो बीएसएफ है अभी कुछ टाइम पहले भी ये न्यूज़ में था, क्योंकि इसका जो जुरिडिक्शन एरिया है वो पंजाब, आसाम और वेस्ट बंगाल स्टेट में इंक्रीज किया गया था। मतलब ये बोला गया था कि 50 किलोमीटर की बॉर्डर एरिया से 50 किलोमीटर तक का जो एरिया है वहाँ पर किसी भी पर्सन को अरेस्ट करना, उससे पूछताछ करना, इंक्वायरी करना, इन सारी पावर दी गई थी बीएसएफ को, जिसकी वजह से न्यूज़ में बना हुआ था। ओके, तो ये बीएसएफ से रिलेटेड बेसिक फैक्ट्स हैं। ये हमारा आज का द हिंदू न्यूज़पेपर का डिस्कशन था। अगर आप यहाँ तक आए हैं, वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके, थैंक यू।